एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड सेकंड हो जाएगा ना, फॉर्मूला पुटिंग है। दोनों के चार्ज दिए हुए और ये पता है डिस्टेंस निकालना, वो भी पता है। अच्छा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के मोस्टली फार्मूला पुटिंग है, ठीक है। जो क्वेश्चन अच्छे हैं सब एग्जाम्पल में गिवन है। थर्ड नहीं समझ में आया? अच्छा, एक बार ट्राई करो, नहीं समझ में आया तो मैं करूँगा। पहले एक बार ट्राई करो अपने से। हाँ तो करके बता दो। दोनों 4/4 से तो डायमेंशन होगी। डायमेंशन होगी, और कुछ भी पूछा जा रहा है? तो ये तो फाइंड करके दोगे। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो उसमें दिया हुआ है ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है। और तुमसे कौन सा नहीं हो रहा है? थर्ड वाला। अच्छा चलो ठीक है, एक घर से काम करना। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। देखो देखो मैं करके बताता हूँ अभी। इसमें पूछा जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में, चेक द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, ठीक है। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये मुझे पूछना था कि ये क्या सिग्निफाई करता है। देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के कौन सा है, थर्ड है, ठीक है। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। यहाँ पे ई है, माइनस ई है, यहाँ पे प्लस ई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब फाइंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब तो सब जानते ही हो। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो जी एम ई एम पी अपॉन में आर स्क्वायर। एफ ई एफ सी कर दो, एफ सी कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है, अपॉन में एफ जी इक्वल टू हो जाएगा के ई स्क्वायर जी एम पी इंटू एम ई, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो ये क्या है, फोर्स अपॉन में फोर्स है तो डायमेंशनलेस तो होगा ही। अच्छा, इसकी वैल्यू पीछे से देख के बता दो। एक एक्सरसाइज क्या बोली, क्या बोले? हाँ, नहीं नहीं, एक्सेलरेशन से नहीं, तुम पहले इतना इसकी वैल्यू देख के निकालो। देखो इसमें हम पुट कर सकते हैं कितना, 9 इंटू 10⁻9 है ना, इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻−11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 27, ठीक है। आफ्टर सोल्विंग कितना आएगा, जल्दी सोल्व करके बताओ तो। कराया हूँ, ठीक है। और देखो एक सर एग्जाम्पल देख लो 1.3, न्यू बुक में एग्जाम्पल 1.3 देखो। अच्छा क्वेश्चन पहले इसको कर लो। देखो दिया हुआ है एफ ई यानी कि एफ सी अपॉन में एफ जी। आफ्टर सोल्विंग कितना दिया हुआ है,
देखो 2.4 इंटू 10⁻39 है ना, तो 2.4 इंटू 10⁻39, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू सोल्व कर दिया, इतना आ गया। अब यहाँ से बताओ कि ये क्या सिग्निफाई करता है। अच्छा, एक मैं ऐसे लिख दूँ एफ सी इजक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39 एफ जी लिख सकता हूँ। अब बताओ, यानी कि एफ सी इज मच मच ग्रेटर देन एफ जी, समझ रहे हो ना? यानी कि हाँ एक टाइप के फोर्स होता है ना, एक ग्रेविटेशनल, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक और होता है ना, तो सबसे बड़ा मैग्नेटिक फोर्स होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। अच्छा चलो, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे ये करो, ठीक है? पहले ये बताओ, यानी कि इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं एफ सी 10⁻39 टाइम्स एफ जी, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। तो इसका मीनिंग ये चीज़ है कि एफ सी इज मच मच ग्रेटर देन एफ जी, यही सिग्निफाई करता है, यही चीज़ मुझे बताना था। देख रहे हो ना, ये सोल्व करने के बाद में इतना आ गया है ना। बताओ, अगर कुछ नहीं है तो सिंपल कैलकुलेशन है, हमने ऐसे लिख दिया, इतना एफ जी 39 टाइम्स इतना है, यानी कि एफ सी इज मच मच ग्रेटर देन एफ जी। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ये चीज़ मैं आगे यूज करूँगा, ठीक है ना? अगर मान लो कि दो के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करना हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करना हो, तो किसको हम कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसीडर करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। और यही क्वेश्चन अभी तुम जो पूछे हो अभी कि वो एक से वो क्या बोलते हैं, वो बुकलेट में नहीं कराया हूँ ना। एक था ना क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे, जो तुम दिखाए थे, या हाँ हाँ वो, अभी उसी में मैं ये यूज करूँगा इस चीज़ का, ठीक है? क्योंकि अब जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है तो इस पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? और क्यों नहीं करेंगे तो देख रहे हो। तो वैसे भी तो नेग्लिजिबल ही होता है ग्रेविटेशन। हाँ, तो वही कहे ना कि यहाँ पे देख रहे हो ना, हमने मैथमेटिकली प्रूव करके बता दिया कि एफ सी इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39, समझते हो ना? 10⁻39 कितना होता है? हाँ, एफ जी, यानी कि एफ सी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 टाइम्स एफ जी लिख सकते हैं, यानी कि एफ सी इज मच मच ग्रेटर देन एफ जी। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि कहीं पे अगर एफ सी प्लस एफ जी आ जाए तो इसको हम कितना लिखेंगे? एफ सी लिखेंगे, यहाँ पे एफ सी लिखेंगे, इस फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है? हो गया सबका? ये तो क्वेश्चन भी मैं कराया था, मुझे ये बताना था यहाँ पे कि ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है। तो यही सिग्निफाई करता है कि कूलॉम्स फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क तो तुम लोग पढ़ के आए हो, क्या होता है टॉर्क? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, वो हमको रोटेटिंग कैपेसिटी ऑफ टॉर्क, वो सब यहाँ पे नहीं जाना। चलो, ये हो गया। एंटी पैरेलल फोर्सेस के अगर हमको टॉर्क निकालना हो तो कैसे करते हैं? एंटी पैरेलल फोर्सेस, अच्छा टॉर्क तो 11th में है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो देखो, टॉर्क का फॉर्मूला एक लिख लो। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, आर क्रॉस एफ। अच्छा चलो, वो सब नहीं लिखना है। फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? अच्छा वो करा दूंगा अभी क्वेश्चन, चाहे चलो उसी क्वेश्चन को पहले कराता हूँ मैं। चलो एक बुकलेट का क्वेश्चन जो है वो तुम खोल लो। इससे पहले एक और टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, रिलेशन बिटवीन, पहले लिख लो, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये लिख लो, उसके बाद में वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रिलेशन होता है एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। अच्छा इसको जानना चाहोगे कि ये आता कैसे है? अच्छा देखो, जैसे इफ, इसमें कंडीशन है इफ Q इज ग्रेटर देन 0, यानी कि Q पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। यानी कि सपोज करो कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को हमने रख दिया Q, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और वो कितना लगेगा? क्यू ई इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे ए याद रखना है कि जैसे मैं कितना बार बताया था, ए वेक्टर इक्वल टू के इंटू बी वेक्टर। अगर के पॉजिटिव हो तो ए और बी का डायरेक्शन क्या होगा? अगर के निगेटिव होगा तो ए और बी का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसमें सेम वही रिलेशन है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर क्यू पॉजिटिव हो तो एफ और ई का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और इस रिलेशन को मैं बताऊंगा पहले कैसे होता है। सेकंड है इफ क्यू इज लेस देन 0, ये सब डायग्राम बनाना है। तो तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? उसके अपोजिट होगा। यानी कि इसका मीनिंग ये चीज़ है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज को रख दें तो इस पर फोर्स, निगेटिव चार्ज माइनस क्यू को रख दिया तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यू इंटू ई। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यू इंटू ई, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इसको मेनी टाइम्स मैं यूज करूँगा। एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है इफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, यानी कि चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी चार्ज को रख दिया, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो उस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज को हमने रख दिया तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और इस रिलेशन को मैं समझाता हूँ कि आता कैसे है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिया। माइनस क्यू है, फिर आपने एफ इक्वल्स टू क्यू लिखा है। मैग्नीट्यूड में लिखा हूँ मैं, क्या बताया कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उस पर फोर्स क्यू इंटू ई लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर चार्ज निगेटिव हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर वेक्टर साइन में लिखना है तो इसमें लिखूँ, हमने तो मैग्नीट्यूड बताया कि उस पर मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मेनी टाइम से यूज करूँगा, यहाँ ही नहीं इसके आगे वाले चैप्टर में भी यूज करूँगा ये चीज़, मैग्नेट में भी यूज करूँगा, ठीक है। वो फॉर्म है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एफ बाय से। हाँ उसी से आया है फॉर्मूला। अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे आता है। हो गया सबका? मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि आता कैसे है, लेकिन तुम लोगों को तो फॉर्मूला ही याद रखना है। जैसे मान लो कि एक कैपिटल क्यू है, एक पॉइंट हमने पी ले लिया, ए डिस्टेंस सपोज करो कि आर कर दिया,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, के कैपिटल क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, इसमें मान लो कि एक हमने क्यू नॉट चार्ज रख दिया, तो उस पर फोर्स बता दो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो ऐसे हम कर देते हैं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कर दूं और क्यू नॉट में लिख दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ, और इसको हम लिख सकते हैं क्यू नॉट, और ए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, यही लिखा हुआ है, यही रिलेशन से आता है। समझ गए कैसे आया? तो तुम लोग को ये याद रखना है कि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, जो बुकलेट में है। कौन सा पेज पे है? पेज नंबर 29 पे है बुकलेट। वो जो क्या कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गिर हाँ रहा हाँ, 18 पे है। हाँ चलो, इसमें बताओ क्या चीज़ है। पहले एक बार क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लो तुम लोग, तब तक मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं। और सेकंड सिचुएशन में ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। अच्छा, यहाँ बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? जैसे इस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, जल्दी बता दो। ई प्लस ऐसे होगा। निगेटिव चार्ज के चलते कैसे होगा? मैं कितना बार बताया था, पॉजिटिव चार्ज के चलते अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव चार्ज के चलते टुवर्ड्स द चार्ज। तो ई माइनस ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि इस रीजन में हमको ये जूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, समझ गए? ऐसे होगा। यहाँ पे हम क्या किए कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम छोड़ते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में? अभी मैं बताया इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ई इंटू ई, समझ गए? तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। और कितना लगेगा? उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ई इंटू ई होकर जाएगा। बताओ, इसमें कोई डाउट्स हो तो। अच्छा, तो फोर्स इक्वल टू हो गया ई इंटू ई। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होता है? मास। तो ई अपॉन में हम लिख सकते हैं एम ई, एक्सेलरेशन ऑफ कितना लिख सकते हैं? अच्छा, ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस मान लो कि डी है, डी उसका वैल्यू गिवन है। तो एक फार्मूला जानते ही हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से हम छोड़ते हैं तो कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ आने में। और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बहुत ही छोटा है, ठीक है। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, अगर मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंसीडर करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जी कर देते हैं। फोर्स तो नीचे की ओर एम जी लगेगा, तो एक्सेलरेशन तो जी होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा होगा, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर टोटल फोर्स करना होता तो यहाँ पे एम जी कर देते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी है, और रिलीज ये स्टार्ट या ड्रॉप, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? जहाँ भी वो रिलीज किए, ये स्टार्ट हुआ या जस्ट ड्रॉप किया, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? 0। और इसमें लिख देंगे हम हाफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे है ई कैपिटल ई अपॉन में एम ई इंटू टी ई लिख देते हैं, टी इसका स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अब चलो तुम लोग टी निकाल फाइंड करो।
तो इस 2 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2D। बताओ और क्या हो जाएगा 2D ME ME small e TE इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट्स? एकदम सिंपल है। अब सारे वैल्यू पुट कर दो और इसमें गिवन है डी की वैल्यू भी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर की डी गिवन है, तो इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू 1.5 10⁻²। 10⁻² क्यों किया? सेंटीमीटर में गिवन है, ये गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ -31 और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -19 और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10⁻4 और आफ्टर सोल्विंग जो आएगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पर स्पीड की डायरेक्शन आपने कैसे ली उसमें? तो तुम कल तो आए नहीं थे, पिछले क्लास में आए नहीं थे। क्लास के लिए मतलब पेपर। अच्छा, तो यही है ना कि क्लास मिस कर दोगे तो फिर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कराया था ना, आए थे उस दिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं कराया था। फॉर्मूला अच्छा चलो तुम पहले इतना नोट कर लो, क्लास के बाद में तुम मिलना हमसे। ठीक है, क्लास के बाद में 10 मिनट रुकना। हम्म, डायरेक्शन जब हम इसको भी वेक्टर लिखेंगे, इसको भी वेक्टर फॉर्म में, वहाँ माइनस देंगे। हमने तो मैग्नीट्यूड लिया, हम तो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। सर हम्म, सर क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड 2 into 10⁻4 है। हाँ आपने उसको अच्छा, तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻4 कर दो। ठीक है, और एक सोल्व घर से करना। हम्म, 1.3 into 10⁻⁷ जो भी आए कितना आ रहा है बता दो। 1.3 into 10⁻⁷ -7 सेकेंड, इतना सेकेंड लिख दो TE। एक बार घर से सोल्व करना इसको। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या है, प्रोटॉन को यहाँ से हम रिलीज करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, जैसे इस पॉजिटिव चार्ज के चलते कैसे होगा, ई पॉजिटिव का डायरेक्शन ऐसे होगा, निगेटिव चार्ज के चलते ऊपर है या नीचे, तुम बताओ। ई माइनस, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा। अब मान लो कि एक, अब यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रोटॉन को हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी मैं बताया था अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर निगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन। इस चीज़ को रट लो, अभी मैं बताया कि कैसे आता है, बस इतना याद रखना है। मैं इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में भी याद करूँगा, इसका यूज करूँगा। ठीक है, अब ये तुम खुद बनाओ, इस क्वेश्चन को अपने से सोल्व करो। तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो फिर ए पी इक्वल टू एफ अपॉन में कितना हो जाएगा, एम पी हो जाएगा। ये किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा ई अपॉन में एम पी, और फिर इसी तरह से कर दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डी है
ये 0 है, तो टाइम दोनों का सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? क्यों? मास डिफरेंट है, टीपी का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, फोर्स इक्वल आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, लेकिन मास डिफरेंट है इसलिए एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो टीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d mp अपॉन में ई अंडर रूट, और ये सोल्व कर लो अपने से। सर सॉरी, वो पिछले जो इलेक्ट्रॉन वाले का था उसका 2.9 नेट का माइनस है, अब प्रोटॉन का 1.3। अच्छा चलो तुम लोग, अब हम तो मिटा दिए, वो चेंज कर लेना, मैं बताया था कि घर से सोल्व कर लेना है, ठीक है। 2.9 into 10 का माइनस इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन के 1.3 into 10 का माइनस इलेक्ट्रॉन का 2.9 into 10 का माइनस। अच्छा चलो, वो तो मैथमेटिक्स है, वो तो तुम कर लोगे। अब चलो टॉर्क थोड़ा देखते हैं, टॉर्क कौन सा एक और क्वेश्चन था। पेज नंबर बताओ। तो ये तो ये खुद करो, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, खुद करो। ऐड करेंगे, मैं बताया था कि चार्ज को तो अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। उसके बाद में टोटल चार्ज और डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू 2 ये सेपरेशन बिटवीन देम कर दो, ठीक है। अब एक बार टॉर्क पे आते हैं। टॉर्क देखो क्या चीज़ होता है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। एनसीईआरटी में 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है टॉर्क, ठीक है। और उसमें टॉर्क में एक टॉपिक था, टॉर्क ऑफ टू एंटी पैरेलल फोर्सेस। एंटी पैरेलल फोर्सेस क्या हो गया, क्या? हाँ, जैसे मान लो कि एक फोर्स ऐसे है F, और एक फोर्स मान लो कि ऐसे है F, तो इसके बीच में टॉर्क निकालना हो, या मान लो कि एक फोर्स ऐसे हो और एक फोर्स ऐसे हो, इसके बीच में हमको टॉर्क निकालना होता है। ऐसे दोनों एंटी पैरेलल है, तो क्या करो कि दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। कैसे, इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो ऐसे तो हम परपेंडिकुलर नहीं कर सकते हैं, हाँ शिफ्ट के एकदम कर सकते हैं। तो इसको मान लो कि हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया और इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जैसे इसका नाम दे दो आर परपेंडिकुलर, तो इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों में से कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें हो जाएगा, और ये किसके लिए है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के लिए ओनली। अगर हाँ, टू इक्वल होना चाहिए और फोर्स क्या होना, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, उसके लिए अप्लीकेबल है, सभी के लिए नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कोई भी, जैसे मान लो कि एक फोर्स यहाँ पे हो F और दूसरा फोर्स F यहाँ पे हो, मैं बोला कि इसके टॉर्क निकालो, तो क्या करेंगे हम इसको, यहाँ शिफ्ट करेंगे। जैसे मैं वेक्टर में बताया था, ए वेक्टर यहाँ पे है, तो ए वेक्टर को हम यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, उसके पैरेलल तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है।
और फिर इसके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और इसको लिख दो आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, यही हो जाएगा। इस केस में भी जैसे मान लो कि ये फोर्स F1 है, तो इस केस में भी टॉर्क कितना हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। बस यही करना है। आर परपेंडिकुलर में लिखा हूँ, आर परपेंडिकुलर का साइन कैसे ऐसा ही देते हैं ना, 1 तो ऐसे होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ ये किसके लिए अप्लीकेबल है, टू फोर्सेस होना चाहिए, पैरेलल एंटी पैरेलल होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना, इक्वल, हाँ इसके लिए अप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर दोनों का फोर्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, हमको इसी का यूज करना है, यही चीज़ यूज करना है। ठीक है, तो अब तो हो गया। अब चलो इसमें से एक टॉपिक करते हैं। आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर तुम लोग लिख लो, ये क्या है परपेंडिकुलर, डिस्टेंस। कहीं R1 में नहीं लिखा, सभी आर परपेंडिकुलर लिखा हूं मैं। ठीक है, अब चलो लिखो टॉर्क, नेक्स्ट टॉपिक है। और ये भी बोर्ड में पूछा जाता है मेनी मेनी टाइम्स, बोर्ड में और स्कूल के पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, और बुकलेट में देखो पेज नंबर है, पेज नंबर 30। डाइपोल तो हमने पढ़ाया ही था कि डाइपोल क्या होता है, 30। अच्छा, ये भी जानते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो तो हमको क्या लगाना पड़ता है उसमें, फोर्स। अगर किसी चीज़ को रोटेट कराना हो तो क्या कर लगता है, टॉर्क लगाना होता है, टॉर्क लगाना होता है। ठीक है ना, अगर मान लो कि इसको मूव कराना हो तो इसको हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लो कि इसको हमको रोटेट कराना हो तो हम क्या करेंगे, इसके अबाउट टॉर्क लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि गेट को जैसे हिंज यहाँ पे ये ओपन करने वाला यहाँ पे क्यों लगा होता है, यहाँ पे क्यों नहीं लगा होता है, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि इस चेयर को हमको मूव कराना है तो एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 10 न्यूटन हम कम, मिनिमम 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए। उसी तरह से इसको खोलने के लिए मिनिमम टॉर्क हमको लगाना पड़ता है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अभी मैं बताया क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ होता है। अगर मान लो कि इसके अबाउट हमको टॉर्क लगाना है तो यहाँ पे अगर हम लगा दिए हुए हैं तो ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पे मैं कर दूँ तो डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सभी जगह क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया, डाइपोल को रख दिया जैसे माइनस क्यू और ए प्लस क्यू। ठीक है, तो क्या होगा इस पे फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ। इस पे सुनो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लस क्यू पे किस डायरेक्शन में चार्ज लगाएगा, उस प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू इंटू ई। तो इस पे फोर्स लगेगा एफ इजक्वल टू क्यू इंटू ई, और इस पे और मैग्नीट्यूड इस पे कितना लगेगा, एफ इजक्वल टू क्यू ई।
अच्छा, इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा डाइपोल पे? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये डाइपोल मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। अच्छा, ये बताओ कि अगर इसी डाइपोल को हमने कुछ ऐसे रख दिया, जैसे मान लो कि ये प्लस क्यू रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, तो क्या होगा? अब तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस पे तो एफ इक्वल टू कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। और इस पे कितना लगेगा? एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। बता दो, दोनों पे मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इस केस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स मैं पूछ रहा हूँ, पहले नेट फोर्स मैं पूछ रहा हूँ कि इस पे नेट फोर्स कितना है, पहले वो बताओ। 0 है। लेकिन अब इस पे दो फोर्स हो गया, इक्वल अपोजिट हो गया, और दोनों क्या होगा? एंटी पैरेलल हो गया, तब इस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। अगर जैसे मान लो कि ऐसे हैं, इस पे फोर्स ऐसे लगा दो, इस पे फोर्स ऐसे लगा दो, तो क्या रहेगा? ऐसे या ऐसे रोटेट कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। तो टॉर्क के लिए कंडीशन है, सब 11th में क्लास में पढ़ना था, फोर्स इक्वल अपोजिट हो और कोलिनियर हो तो उस पर नेट टॉर्क भी 0 होता है और नेट फोर्स भी 0 होता है। अभी देखो, ये रोटेट कर सकता है? अगर इस पे मान लो कि 10 न्यूटन ऐसे लगा दूं, 10 न्यूटन ऐसे लगा दूं, रोटेट करेगा या ट्रांसलेट करेगा? नहीं। तो जब दो फोर्स इक्वल अपोजिट हो और कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? सेम लाइन के लॉन्ग हो, तो नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। ये क्वेश्चन भी है, याद रखना, ठीक है। लेकिन सम एंगल पे अगर हम कर देते हैं तो इस पे नेट फोर्स तो 0 होगा, लेकिन इस पे टॉर्क 0 नहीं होगा, यानी कि इस पे टॉर्क लगेगा। यही टॉर्क हमको निकालना है कि कितना टॉर्क लगेगा। ये तो चाहेगा कि हमें से रोटेट हो जाए, रोटेट हो जाए, तो कितना टॉर्क लगेगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो समझ गए कि टॉर्क इस पे अगर ऐसे रखा हो, ये सिचुएशन हो, तो उस पर नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, और इस सिचुएशन में इस पे नेट फोर्स 0 लेकिन टॉर्क इस पे लगेगा, 0 ही लगेगा। कब? जब इलेक्ट्रिकल यूनिफॉर्म हो। अभी नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब समझ गए कि टॉर्क किस केस में लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा। तो याद रखना, अगर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो? और किस केस में 0 लगेगा टॉर्क भी और फोर्स भी? जब कोलिनियर हो। यानी कि ये समझ लो कि P और E दोनों क्या हो? पैरेलल हो। अभी हमने बताया था कि जैसे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है, ये सब बुकलेट में भी है। तो यहाँ पे P का डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही था, याद करो। तो इस पे नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। अब इस पे मान लो कि हमको टॉर्क फाइंड करना है। एक मान लो कि यहाँ पे है माइनस क्यू और यहाँ पे है प्लस क्यू, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ए एंगल मान लो कि थीटा है, और पी का डायरेक्शन तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसे होगा। पी का डायरेक्शन ऐसे होगा, और इस पे फोर्स एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, और इस पे फोर्स एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। बता दो यस और नो। अब टॉर्क निकालना है तो क्या करेंगे? टॉर्क तो कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे? तो किसी, जैसे मान लो कि इसको हमने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे इसका नाम हमने दे दिया आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, यानी कि क्यू ई या क्यू ई, जैसे एक क्यू ई हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। बताओ यस और नो। अच्छा, तो ए तो गिवन नहीं है हमको, ए गिवन है। ए कितना होता है? 2a होता है, भी जानते हो, ए 2a होता है। अच्छा, तो ए एंगल थीटा है, तो ए एंगल कितना होगा? थीटा होगा। जैसे ए एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा, ए गिवन है और ये हमको फाइंड करना है, तो कौन सा लगाएंगे? जैसे इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो साइन थीटा लगाएंगे। तो इस केस में साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर अपॉन में 2a हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर परपेंडिकुलर 2a
साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्यू ई और ये कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और कर देते हैं, जैसे q और 2a को यहाँ पे लिख दिया, e और साइन थीटा ऐसे लिख दिया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, कुछ नहीं किया, अरेंज किया। अच्छा q इंटू 2a कितना हो जाएगा, PE sin तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा। तर्क बस इतना ही हो जाएगा। अब बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। समझ गए, तुम बताओ। मतलब वो 2a वाला सब्स्टिट्यूशन समझ गया। कौन 2a वाला समझ में नहीं आया? जैसे इस, अच्छा ये मैथ है या बायो लिए हो? मैथ है तुम्हारे पास या बायो? तो मैथ तो समझना चाहिए। जैसे ए एंगल सपोज करो थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और हमने क्या बताया था, अभी बताया था कि टू एंटी पैरेलल फोर्स हो तो उसके बीच में टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर मैं फोर्स। समझ गया, हाँ, उस कंपोनेंट r परपेंडिकुलर टू p sin थीटा आना चाहिए था ना। आर परपेंडिकुलर, p sin थीटा वो लेंथ p है सुनो ना। नहीं, पी डाइपोल मोमेंट है, इसका लेंथ 2a है, लेंथ 2a है। लेंथ 2a है, समझ रही हो, लेंथ क्या है 2a है। और p इक्वल टू कितना होता है, q इंटू 2a कितना मैं बताया था, तो साइन थीटा इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, यानी कि दिस अपॉन में दिस किया, आर परपेंडिकुलर निकाल लिया, इतना p साइन थीटा हो गया, ठीक है। किसकी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन। नहीं तो फोर्स तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, तो फोर्स तो हमको अभी बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होता है, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे एक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा, और एक कुछ सिचुएशन ऐसे था, इस पे हमको टॉर्क निकालना था। चलो एक थोड़ा फिगर को मैं क्लियर बना देता हूँ। यही है ना 11th, जो क्लियर नहीं होता है तो यहीं पे दिक्कत होता है। देखो यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक डाइपोल को हमने ऐसे रखा हुआ है, और ए एंगल थीटा है, और यहाँ पे माइनस क्यू है, और यहाँ पे प्लस क्यू है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, चार्ज क्यू है तो क्यू इंटू ई हो जाएगा। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन होता तो ई इंटू ई होता। इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में अभी ने बताया। और इस पे कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। बता दो यस और नो। अब इसका टॉर्क हमको निकालना है, तो टॉर्क हम क्या करेंगे। अच्छा ये भी जानते हो कि डाइपोल में प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये होगा तुम्हारा 2a। एल लेके भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में 2a लिया हुआ है, इसलिए एसी वर्मा में डी लिया हुआ है, ये सेल में एल लिया हुआ है। तो हम जो कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका हमको टॉर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दो फोर्सेस हैं, एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे पीछे करके या तो इसको आगे शिफ्ट कर दो या इसको आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है। किसको शिफ्ट करें जल्दी बताओ, किसी भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसे 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 शिफ्ट कर दिया ऐसे, और इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल में आर परपेंडिकुलर निकालना है और एक 2a गिवन है, तो हम साइन ही लगाएंगे। तो इसमें हमने साइन लगा दिया, साइन थीटा, तो आर परपेंडिकुलर पॉइंट में 2a हो जाएगा, इसलिए आर परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा। और उसके बाद में टॉर्क का फॉर्मूला लिखाया था क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों फोर्स का तो मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, तो क्यू ई लिख दिया, आर परपेंडिकुलर लिख दिया, क्यू ई और आर परपेंडिकुलर 2a साइन थीटा लिख दिया। अब थोड़ा अरेंज कर देते हैं, क्यू 2a कर दिया, 2a को यहाँ पे कर दिया ई साइन थीटा, और क्यू इंटू 2a कितना होता है, p होता है, p साइन थीटा। और इतना ही छोड़ दो, और नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, a क्रॉस b इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो p e ऐसे लिख दो, बस हो गया, यही है डेरिवेशन। चलो है, हाँ तो नोट करो, अभी उसमें बुकलेट में दिया हुआ है वो तो रहने दो, तुम यहाँ पे नोट करो अभी।
अभी नोट करोगे तो कुछ दिक्कत होगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो बुकलेट में तो लिखा ही हुआ है। मैं जस्ट मैथमेटिक्स कर दिया, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कंसिडर ए डाइपोल क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाई, तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी तो लिखोगे, नहीं तो फिर पी के टर्म में कैसे आएगा? ए एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ तो ये कैसे आएगा? चलो जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, यहाँ पे लाइट थोड़ा कम दिख रहा है ना? ये कल आया था, पता नहीं ये सब, ये 2 दिन से एक जो ये सेट किया वो चला गया बाहर, एक दूसरा उसका असिस्टेंट आता है 2 दिन से इसी में लगा हुआ है। कल ये तार और कहीं से इसमें लाइट ही नहीं आ रहा है। ऐसे वापस क्या ऐसे वापस पैसे अब वापस क्या ले? वो जो इसका हेड है वो इसको लगा के वो चला गया घर शादी में। अब उसका असिस्टेंट आता है 2 दिन से, उसको भी तोड़ दिया और इससे कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ भी लाइट वायर इसे निकाल दिया। अब बताओ टॉर्क में किसी को तो कोई डाउट्स नहीं है? अब तुम 10 मिनट रुकना बाद में, ठीक है? तुमको मैं समझा दूंगा जो दिक्कत है। वीडियो देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ दे दो। हाँ तो रिकॉर्डिंग देख लो, अपसेंट मत हो, ठीक है? कम से कम फर्स्ट क्लास अटेंड कर लेता हूँ ना, कोचिंग में फिट करता तो इसलिए कर फाइनल तो, पेपर है जब। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऐसा है ना कि अभी अगर ये बेस सब जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर थर्ड इतना अगर कर लेते हो तो फिर आगे वीडियो से भी काम चल जाएगा। अगर ये कंप्लीट अच्छा नहीं हुआ ना तो फिर आगे आगे फिर वीक वीक होते चला जाएगा। अब मैग्नेट में भी टॉर्क मैं बताऊंगा, वहाँ भी टॉर्क निकालना है तो ये सब समझो रो, वहाँ भी इक्वल अपोजिट फोर्सेस है, वहाँ भी यही काम हम बताएंगे। सर वो मतलब लेट 2A तो आपने लेट किया है ना? हाँ 2A एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो तो समझ गया, हाँ बस वो मेरे को लगा कि कोई रीजन नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी में 2 4 के बीच में 2A लिखा हुआ है, एच वर्मा में देखो डी लिखा हुआ है। तो हम जो करा रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एसएल के बुक में लिखो एल लिखा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2A ही ले, कुछ भी ले सकते हैं। समझ गए? इसमें कोई डाउट्स? कोई डाउट्स? अच्छा, तो अब इसके डिफरेंट केसेस देख लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया हमारा? टॉर्क इक्वल टू क्या आया? पी ई साइन थीटा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? साइन 90 हो जाए तो टाउ मैक्सिमम होगा कब? इफ थीटा इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और ये ऐसे हो -q और यहाँ पे +q, अगर ऐसे हो जाए तो p का डायरेक्शन तो ऐसे होगा। p का डायरेक्शन में क्या बताया था? -q टू +q, तो p ऐसे हो जाएगा, e ऐसे हो जाएगा, ए एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। उस केस में टाउ मैक्स कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? PE हो जाएगा, ठीक है? अब मिनिमम कब होगा? 0 मिनिमम। अच्छा चलो ठीक है, इसको जल्दी नोट करो। 0 पे तो लीनियर नहीं हो जाएगा। अच्छा चलो पहले पहले इसको नोट करो, नोट करो, कर ली? अच्छा देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और P ऐसे हो जाए, यानी कि यहाँ पे -q कर दूँ, यहाँ पे +q कर दूँ, तो अभी मैं बताया था कि जब कोलिनियर हो तो नेट टॉर्क भी जीरो और नेट फोर्स तो जीरो होता ही है। तो इस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो, और तो साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो 1, तो
टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 180 कितना होता है, साइन 180 तुम बताओ, साइन 180 0। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए और जैसे डाइपोल ऐसे हो जाए P, यानी कि इस केस में मान लो कि सपोज करो कि हमने यहाँ पे रख दिया -Q और यहाँ पे रख दिया +Q, ठीक है। तो इस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 और P E साइन 180 टाउ इक्वल टू, और ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी कैसे समझ गए। तो इस केस में मैक्सिमम पूछा जाता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये सब देख लो सिचुएशन। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो मैं बता दे रहा हूँ। हो गया, बता दूँ उसको। अच्छा, एक चीज तुम लोग बताओ, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और हमने एक ऐसे रखा -Q और +Q रखा, ऐसे रख दिया, तो ये क्या हो गया, ये तो नेट टॉर्क भी 0, नेट फोर्स भी 0। अच्छा, अब इसी चीज को सपोज करो कि हमने ऐसे कर दिया, ये कुछ ऐसे कर दिया, +Q और यहाँ पे -Q करके छोड़ दिया, तो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा या उलट जाएगा। इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू ई, और इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू ई। बता दो, तो ये क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये डाइपोल इसी तरह से रहेगा या फिर ऐसे आ जाएगा, हाँ, टॉर्क लगेगा। तो ये डाइपोल जैसे मान लो कि एस, इमेजिन करो कि जैसे ऐसे है, इस पे मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, इस पे ऐसे लगा दूं, तो क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे नहीं रह जाएगा। तो फिर से ये क्या होगा, अपने इस पोजीशन पे आ जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि थोड़ा सा इसको हम ऊपर नीचे भी कर दें तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब P और E, समझ गए, एक ये सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक दूसरा सिचुएशन ऐसे है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, और यहाँ पे एक ऐसे हमने रखा हुआ है, जैसे इसको हमने +Q कर दिया और इसको हमने -Q कर दिया, और इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 2a है। अच्छा, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। अभी मैं बताया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और चार्ज नेगेटिव हो तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पे इस डायरेक्शन में Q इंटू ई, और इस पे इस डायरेक्शन में Q इंटू, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इस सिचुएशन को हमने ऐसे कर दिया, ये कुछ ऐसे कर देते हैं, ये -Q, तो इस पे फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, Q इंटू ई। बता दो यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये क्या अपने फिर से पोजीशन पे आएगा या उलट जाएगा, फिर से ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा, उलट हो जाएगा, यानी कि अब से अपने पोजीशन पे फिर दोबारा नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम।
और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, उसको डाइपोल को थोड़ा इधर उधर भी डिस्टर्ब करके भी छोड़ दे तो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। और अनस्टेबल क्या हुआ, उसको थोड़ा सा स्लाइटली मूव कराए तो फिर से अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। पूछो सर वो स्टेबल के जैसे जो राइट वाला केस स्टेबल में हाँ उसमें नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड है तो नहीं, सुनो सुनो, उसकी ये स्टेबल का कंडीशन होता है P और E दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। स्टेबल का कंडीशन होता है P और E, यानी कि इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0। ये मेनी टाइम्स पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखना या इसमें भी गिवन है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब P और E क्या है, सेम डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे P का डायरेक्शन कैसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। इसमें P का डायरेक्शन कैसे होगा, जैसे P है E है, तो इस केस में अगर मान लो कि P ऐसे है, नहीं P ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे है, तो ये है तुम्हारा 180 डिग्री, और ये होता है अनस्टेबल, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है अनस्टेबल। तो इसमें ये नहीं पूछा जाएगा, हमने एक क्या, यहाँ पे देखो P का डायरेक्शन कैसे होता है, -q2 प्लस, तो नीचे वाला इसी केस को हमने डिस्टर्ब किया, इसी केस को तो हमने डिस्टर्ब किया, सर ये अल्टीमेटली तो ऐसे हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। यानी कि सुनो, यही सिचुएशन आ जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगा। लेकिन मैं बोला कि जैसे ये सिचुएशन है, इसको थोड़ा अगर डिस्टर्ब कर दे तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन इसको अगर डिस्टर्ब कर दे तो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, अनस्टेबल है। और ये स्टेबल है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी करके छोड़ देंगे तो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो तुम लोग को क्या, अब इतना नहीं सोचना है, तुम लोग को ये याद रख लेना है, P और E अगर सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 0 हो, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर P और E अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। हमने बता दिया स्टेबल और अनस्टेबल का मीनिंग मतलब क्या हुआ। स्टेबल ऐसे हैं, इसको थोड़ा डिस्टर्ब करे, स्लाइटली अगर डिस्प्लेस कर दे तो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। अनस्टेबल क्या है, उसको अगर डिस्प्लेस कर दे तो फिर से अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी नोट कर लो। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा तो देखना ये कितने बार पूछा हुआ है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। तो तुम इसको रट्टा मार लो कि P और E पैरेलल हो गया, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। P और E क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा दोनों के बीच में, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और उसका मतलब क्या हुआ अभी हमने बता दिया, स्टेबल में दोनों एक सेम साइड, सेम डायरेक्शन में, E और P दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, और अनस्टेबल में दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको आगे भी मैं बताऊंगा, इसका एक और रीजन भी होता है। अच्छा, एक केमिस्ट्री में तुम पढ़े हो, ऑर्गेनिक में, अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। ज़्यादा होता है एनर्जी तो स्टेबिलिटी कम होता है ना, तो स्टेबिलिटी कम हो, अगर एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। अच्छा ठीक है, चलो इसको जल्दी नोट कर लो। तो ये भी आगे मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, वहाँ भी बताऊंगा कि जैसे किस केस में एनर्जी कम है, किस केस में एनर्जी ज़्यादा है। तुम लोग को बस अभी इतना ही याद रखना है, P और E सेम डायरेक्शन में हो, थीटा 0 डिग्री हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा 180 हो तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का होता है। दोनों का मतलब हमने समझा दिया। जल्दी जल्दी करो तो। अभी हमने क्या पढ़ाया, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें टॉर्क निकाला, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताया। नोट कर लिए सभी।
फोन देना, फोन 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 भी आया था, फोन फोन फोन। हाँ एक फोन आया। हो गया, लॉक कर दो। चलो ये सभी नोट कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और हो सकता है कि इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होगा? कि इस डायरेक्शन में हो रहा हो कि इंक्रीज कर रहा हो, या इस डायरेक्शन में हो रहा हो कि डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या कंडीशन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, कौन सा बड़ा होगा? तो इसमें समझ रहे हो ना, ऐसा होगा कि E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि हम इस पे डाइपोल रख देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने रख दिया -Q और एक +Q, ऐसे रख दिया हमने डाइपोल इसमें। तो बताओ इस पे फोर्स, यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में। और कितना लगेगा? QE1। और उस पे ऐसे या ऐसे? QE2। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब बताओ E1 E2 में कौन बड़ा है? तो हम लिख सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं। अगर Q से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो QE2 इज ग्रेटर देन QE1, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस पे, इस डाइपोल पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो इस पे डाइपोल में किस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा? तो इस डाइपोल पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, यानी कि नेट फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बस नोट कर लो इसको। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो इसमें हम टॉर्क को निकाल सकते हैं ना? टर्क तो अभी निकाल दिया, अभी हमको टर्क निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं टर्क। अच्छा, टॉर्क की कंडीशन ये थी कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैंने एक जो हमारे एनसीईआरटी में था कि मैग्नीट्यूड इक्वल था, उस केस में टर्क, यहाँ भी टर्क हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं आएगा, QE वो नहीं आएगा। जिसका ज्यादा होगा वो लेंगे ना, कि वो रोटेशन। नहीं नहीं, चलो वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं है, वो सब चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब अभी यहाँ पे नहीं है। जब मैं मैग्नेट पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा। टर्क तो था ना, रोटेशन में तो टर्क था। उसी के बेसिस पे बोल रहा हूँ, मतलब जो जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी वो नहीं, रोटेशन कॉज करता दोनों टर्क प्रोड्यूस करेगा, दोनों टर्क है। एक प्रोड्यूस, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो टर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, तो दोनों टर्क, दोनों फोर्सेस का टर्क निकाल दो, उसको वेक्टोरियली ऐड कर दो, ठीक है, वो होता है। चलो मिटाऊं इसको। और देखो इस केस में P भी क्या है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि P और E दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन। और स्टेबल इक्विलिब्रियम तो होगा। अभी इस पे हमको ये बताना है कि इस पे अब नेट फोर्स लगेगा। अभी जो यूनिफॉर्म में क्या था, नेट फोर्स 0 था, अब इस पे नेट फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक मान लो किसी सिचुएशन को हमने फिर से लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और ये भी है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। अब मान लो कि हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, यानी कि इस केस में पी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो इस पे बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, बताओ किस इस पे कैसे लगेगा। इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा Q इंटू E1 और इस पे Q इंटू E2। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। बताओ किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। इसमें मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर किसी पॉजिटिव से हम कर देते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो Q E2 इज ग्रेटर देन Q E1, यानी कि E2 ज़्यादा है, तो इस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट में लगेगा। इस पे नेट फोर्स F नेट ऐसे लगेगा, यानी कि अगर P और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस पर नेट किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इन द क्या, हाँ E2 बड़ा है तो देखो Q E2 ऐसे है, ठीक है ना। और सर हम्म। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम दोनों के लिए निकाल सकते हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। हाँ, वो दोनों के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे समझ गए, नेट कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि इस पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। अच्छा, बुकलेट निकालो। बुकलेट में देखो पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 लिख लिए, देख खोल लिए। देखो इसमें दोनों सिचुएशन दिखाया हुआ है, जो दो पॉइंट लिखा हुआ है नीचे डॉट में करके, वो देखो अभी जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो। तुम अगर कर लिए तो नीचे देखो नोट, जो नीचे डॉट दिया हुआ है, इफ P इज पैरेलल टू E, डाइपोल हैज नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग E। इफ P इज एंटी पैरेलल टू E, जैसे सेकंड केस बताया, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग E। बस ये याद रखना है। और कैसे, तो मैंने समझा दिया कि कैसे। इसमें ये डेरिवेशन क्या आएगा, इसमें तो डेरिवेशन इस चैप्टर में दो ही डेरिवेशन है, डाइपोल के चलते एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। वो तो गॉस लॉ है, वो क्या डेरिवेशन है, डेरिवेशन दो है जो ड्राइव करने के लिए 3 मार्क्स में आता है, डाइपोल के चलते एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये टॉर्क भी पूछता है, कभी कभी टॉर्क भी पूछता है, तो ये 2 नंबर में पूछता है, टॉर्क ड्राइव कर दो, ठीक है। और कोई डेरिवेशन नहीं है, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो, तो अब हमने डाइपोल भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, स्टोक्स गॉस लॉ। उससे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कराया था ना, तो चलो हम चलो लिखो। चलो फिर से करा रहा हूँ। लिखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम जो भी पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे। पॉइंट चार्ज क्या होता है, बहुत उसका साइज बहुत छोटा हो, लेकिन अब हम करेंगे, अब पॉइंट चार्ज नहीं, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि इस सीट पे पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसको तो पॉइंट ले नहीं सकते, है ना। तो लिखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो बुकलेट में गिवन है पेज नंबर 33 पे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ऊपर में हेडिंग दो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसमें फर्स्ट में हम लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट करते हैं लेमडा से, इसको डिनोट करते हैं लेमडा से। तो लेमडा इजकल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में लेंथ। और ये किसके लिए अप्लीकेबल है, रड के लिए, स्ट्रिंग के लिए। जैसे कोई रड हो या स्ट्रिंग हो, जैसे मान लो कि ये कोई रड है, इस पे चार्ज है, इस पे मान लो कि टोटल चार्ज Q है और इसका लेंथ मान लो कि L है। तो इस केस में हम लेमडा लिखेंगे कैपिटल Q अपॉन में L, कैपिटल Q अपॉन में L। उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये सब फॉर्मूला याद रखना है। तो सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया। ये किसके लिए अप्लीकेबल है, जैसे मान लो कि कोई सीट है ऐसे, और मान लो कि इस पर चार्ज Q है और इसका एरिया A है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कैपिटल Q अपॉन में A। या मान लो कि कोई हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस R है और इस पे चार्ज है। अच्छा ये बताओ कि हॉलो स्फीयर पे अगर हम कोई एक्सेस चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहाँ होगा, उसके सेंटर पे होगा, उसके आउटर सर का सरफेस पे होगा, हवा में तो होगा नहीं, ठीक है। तो जब भी हम हॉलो स्फीयर में चार्ज देते हैं तो एक्सेस चार्ज है वो सभी क्या होता है, उसके सरफेस पे होता है, ठीक है। तो इस केस में हम सिग्मा कितना लिखेंगे जल्दी बता दो। मान लो कि ये चार्ज कैपिटल Q है, तो इसका एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4πr², तो Q/4πr² हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी नोट करो। थीन रड है, वो थीन रड है, तो फिर ले लो तुम मोटी रड। तो उसके लिए अगर सुनो, अगर मोटी रड ले लेते हो तो उसमें हम डेंसिटी निकालेंगे। उस अगर रड मोटी है तो उसके अंदर भी चार्ज होगा, ठीक है। अगर सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो तो फिर उसके चार्ज तो अंदर भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, क्या मीनिंग क्या होता है, चार्ज इन रेस्ट। इसलिए चार्ज मूव नहीं करना चाहिए। क्या नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज वो पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन आगे वो जब डिस्कस हम करेंगे सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, वो सब चीज़ है आगे मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा अभी अभी मैं यूज करके बताऊंगा, बस तुम फार्मूला लिखते चलो, अभी मैं यूज करूंगा कि कैसे इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हो गया, मिटाओ उसको। उसके बाद में लिखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सिर्फ डेंसिटी लिख दो। कोई ऐसा चीज मैं नहीं कराऊंगा जो यूजलेस हो या एनसीईआरटी में नहीं हो, ठीक है। उसके बाद में होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से करते हैं
या सिंपली इसको चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो रो इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। चार्ज अपॉन में वॉल्यूम भी। इसका मान लो कि रेडियस आर है, कोई सॉलिड स्फीयर है, तो मान लो कि कैपिटल क्यू है, क्यू बाई, या ये सॉलिड सिलेंडर के लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है ना। जैसे एच वर्मा में क्वेश्चन है, ये सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है तो इसमें भी हम यही कुछ लगाते हैं। सॉलिड सिलेंडर है तो उस पूरा यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही लगाएंगे, चार्ज रो लगाएंगे यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर हो तो। चार्ज बाहर कैसे? क्या? स्फीयर में बाहर चार्ज तो फिर सरफेस वाला आईडी है। क्या बोले? जैसे कि यहाँ पे इसमें चार्ज बाहर दिखा हाँ, तो उसके सरफेस पे भी होगा, बाहर हवा में नहीं है, इसके सरफेस पे है। इसमें तो सरफेस हाँ, तो अब इसके जैसे हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है तो एयर में तो चार्ज नहीं होगा, जो भी होगा उसके सरफेस पे होगा। सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर भी होगा, उसके सरफेस पे भी होगा, सभी जगह होगा, ठीक है। So the बाहर वाला charge volume से ना count होगा just surface। अच्छा, तो ऐसा है कि ये जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। चार्ज का साइज क्या होता है, तो इससे चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि उसका वॉल्यूम रेडियस बढ़ जाएगा। चार्ज तो सरफेस पे लाइट करता है। चलो तुम पहले ये लिखो, सरफेस पे भी होता है, उसके अंदर भी होता है, सॉलिड हो तो। जैसे हमारे अंदर से तो करंट है, क्या? हमारे अंदर से तो करंट है, वो चार्ज चार्ज अंदर से देखो। अच्छा, ये बताओ कि जैसे ये तुम जानते हो कि जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ये 10,000 वोल्ट का जो बड़ी मोटी मोटी चार्ज वायर होती है, उस पर तो बहुत सारे पक्षी बैठा होता है, बर्ड बैठी होती है, तो उसको क्यों नहीं करंट, कैसे क्यों नहीं करंट लगता? सर वो उनके नहीं, पैर वो बहुत कम है। क्या होता है? अगर मैं मान लो कि ये वायर है 10,000 वोल्ट पे है, अगर मैं टच कर दूं तो पूरा मेरा बॉडी क्या होगा, 10,000 वोल्ट पे हो जाएगा। करंट कभी नहीं होगा। सुनो, करंट कैसे कभी नहीं होगा? करंट कब होगा, जब मेरा ग्राउंड से टच हो जाएगा। ग्राउंड क्या है, जीरो पोटेंशियल पे है। तो अगर 10,000 होगा तो हमारे बॉडी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा यानी कि हमारे बॉडी में क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स है, सेल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे हाई फोर्स लग जाएगा, इससे क्या होगा, एटम ब्रेक हो जाएगा, सेल ब्रेक हो जाएगा। सेल ब्रेक होने के बाद में अब समझ लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, अगर मैं टच कर दिया 10,000 पे तो हमारा पूरा बॉडी 10,000 पे होगा, फिर भी हमको करंट नहीं लगेगा। करंट कब लगेगा, ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड जब हमारे बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। जैसे क्या, इस वायर में थोड़ी किस वायर में? ऊपर वायर से मैं एक सिंपल बता रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिशियन जो है, इलेक्ट्रिशियन देखते हो अपने पैर में वो प्लास्टिक का वो शूज पहने रहता है, और वो तो ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं हो, अगर उसने 10,000 वोल्ट को टच कर दिया तो उसका पूरा बॉडी 10,000 वोल्ट पे हो जाएगा, लेकिन वो उतना हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। लेकिन अगर किस इन केस अगर उसका ग्राउंड से कांटेक्ट हो गया तब तो जीरो और 10,000 यानी कि उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 तब बॉडी तो फिर वो वायर की तरह कंडक्टर की तरह बॉडी, हाँ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा बॉडी क्या है, कंडक्टिंग है। तब तो हमको शौक लगता है, अगर किसी वायर को छूते हो तो क्या होता है, लगता है कि पूरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो शौक लगता है, समझ गए, क्योंकि हमने हायर पोटेंशियल से हमारा बॉडी यहाँ पे नीचे ग्राउंड जीरो से है, तो करंट क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो हमारा जो सेल है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है, उससे मतलब नहीं है, चलो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए।
एकदम करेंगे। ऐसा ये तो जैसे मान लो कि ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लो कि स्फीयर ऐसे है, अगर हम चार्ज दिए तो कुछ ऐसे हो जाएगा, होगा क्या ऐसा? मान लो कि स्फीयर पहले इसका रेडियस r था, अगर हमने चार्ज दे दिया तो उसका रेडियस कुछ इंक्रीज कर जाएगा क्या? इंक्रीज करेगा नहीं, वो तो माइक्रोस्कोपिक होता है, तो उसका रेडियस में कोई चेंज नहीं होगा। हमने तो बनाने के लिए इसे बना दिया, ठीक है, उसका रेडियस कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, जब प्रीवियस ईयर करोगे तो वो चीज़ तुम लोग पूछोगे कि सर आपने तो बताया था कि अंदर भी होता है, तो यहाँ पे बाहर क्यों है? तो उस समय मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है, उस समय जवाब दूंगा। अच्छा, एनसीईआरटी सभी लेकर आए हो तुम लोग? तो एक मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर खोल लो। पेज नंबर मैं अभी बताता हूँ, पेज नंबर खोलो। पेज नंबर खोलो 62, न्यू बुक में 62। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, पेज नंबर 62 न्यू बुक में। हाँ, सेकंड चैप्टर में, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर 67 में तुम खोल लो। और पुरानी में 60। हाँ, पुरानी 67। अच्छा, उसका फर्स्ट टॉपिक 67 देख लिए, और उसका फर्स्ट टॉपिक देखो। हाँ, यही है, बस यही देखना है तुमको। एक कुछ ये देख लो, वो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखो तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इनसाइड कंडक्टर जीरो। अच्छा सुनो, यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो मान लो कि अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे हमने ले लिया, ठीक है, ये मान लो कि सॉलिड है, तो यहाँ पे भी चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज, जैसे अगर हम दिखा दिए, गॉस लॉ तो कुछ ना कुछ ट्रायल क्लास में हमने पढ़ाया था, कुछ तो याद होगा। तो जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस लगाते हैं, गॉस लॉ लगा देते हैं, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्यू इनक्लोज कितना होगा, यानी कि इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो सॉलिड स्फीयर हो, अब वो देख रहे हो ना क्या लिखा हुआ है सेकंड चैप्टर में। अभी मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो किया हुआ तुम मान लो अभी कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो हमने गॉस लॉ लगा दिया, ई डॉट डी क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्यू इन, इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो होगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसको हम चार्ज देते हैं तो जितने भी चार्ज हैं सभी आउटर सरफेस पे होगा। अच्छा, समझ में नहीं तो छोड़ो ना, हटाओ, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। देखो उसमें दिया हुआ है, वो पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ, पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट, नहीं फर्स्ट, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इनसाइड कंडक्टर, अगर मान लो कि सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। वो कहा जा रहा है, और क्यों कहा जा रहा है जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय डिटेल से बताऊंगा, पहले मान लो इतना, ठीक है। गॉस लॉ हमने लगा दिया, यही होता है, गॉस लॉ पढ़े हो, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्यू इन कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा। जैसे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कि उस पॉइंट दिया हुआ ना कि इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ए जीरो होगा तो क्यू इन कितना होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर सॉलिड स्फीयर है तो अगर उस पर हम अगर एक्सेस चार्ज देंगे तो सभी चार्ज क्या होगा, आउटसाइड डेवलप होगा। लेकिन ये किसके लिए अप्लीकेबल है, ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज मूव ना करे तो कंडक्टर में यहाँ भी चार्ज होगा। ठीक है, तो अभी तुम इतना लिख लो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो इसका यूज करेंगे। पॉइंट मिस कर दिया तो समझ नहीं आया। कौन पॉइंट मिस? मैंने पॉइंट मिस कर दिया तो समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो उस चैप्टर में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी तो थोड़ा सा मैं बता दिया, जब सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्यों नहीं होता वो सब डिटेल से हम बताएंगे। ठीक है, समझ गए? तो आज रहने देते हैं इतना ही, या फ्लक्स और आगे कराएं? हाँ तो ठीक है, रहने दो। अब नेक्स्ट क्लास में फ्लक्स और गॉस लॉ ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुम लोग करते रहो। ठीक है, जो जो टॉपिक करा दिया उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, और उसके बाद में फिर हम प्रीवियस के क्वेश्चन का देंगे। ठीक है।